जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 30 MCQ प्रश्न देखेंगे और ये 30 MCQ प्रश्न आपका व्याख्या के साथ होगा दोस्तों। और ये जो है आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो आपका सामान्य अध्ययन का दे चुके हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि जो JPSC, JSSC, रेलवे या SSC आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, अगर आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये सामान्य अध्ययन जो है आपका इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज़ है, अगर सभी टेस्ट सीरीज़ में सभी वीडियो को आप अगर देखते हैं तो आपका निश्चित ही सामान्य अध्ययन का जो पर्सन है दोस्तों, ये आपका अच्छा हो जाएगा। और अभी 2024 में जो आपके एग्ज़ाम है CDPO, CGL या हाई कोर्ट लेडी सुपरवाइज़र, झारखंड पुलिस या टेक्निकल, CGL, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, तो ये सारे एग्ज़ाम में समान रूप से ये जो है वीडियो से आपके क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप पूरा देखते हैं तो आपका जो है बता रहे हैं कि सामान्य अध्ययन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों और बताते हैं आपको कि आज का पहला प्रश्न क्या है। वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं पहला प्रश्न। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में। और अभी बता दें दोस्तों कि झारखंड में अब जो चल रहा है, सभी करप्टेड आदमी जितने हैं सब तो पकड़ा रहे हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले जो IAS ऑफिसर थे आपके पूजा सिंघल, ठीक है। इसके बाद छवि रंजन, इसके बाद आपका आलमगीर आलम, हेमंत सोरेन, ये सभी भ्रष्टाचार के आरोप में जो है दोस्तों जेल में बंद हैं। और अभी एक और नया नाम आ गया है आपका मनीष रंजन का, जो कि झारखंड के बुक आप जो पढ़ते थे दोस्तों, ये मनीष रंजन के द्वारा लिखा हुआ, ठीक है। मनीष रंजन के द्वारा लिखा हुआ जो बुक आप पढ़ते थे, उस मनीष रंजन को भी ED ने समन किया है और उसे भी 24 तारीख को बुलाया है दोस्तों ED ने। और ये भ्रष्टाचार जो है झारखंड में चरम सीमा पर है। तो फिर भी दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अब जो एग्ज़ाम होगा झारखंड में वो सारे एग्ज़ाम आपके फेयर होंगे दोस्तों, और जेन्युइन लड़का को जो है सिलेक्शन होगा। इसलिए जो है आप अपना तैयारी को थोड़ा धारदार बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। तो आप एक सीट अपना ज़रूर से कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और क्या है आपका आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1957, 1952, 1959, 1951। तो पंचायती राज आपका कब स्थापना किया गया था दोस्तों? तो 1959 में, ठीक है। और ये कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 को आपका पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था दोस्तों। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे। और आपको बता दें कि ये राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोध गया, वैशाली, राजगीर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आपका भगवान बुद्ध का जो है ये इन तीनों जगहों से काफ़ी ज़्यादा संबंध रहा दोस्तों। बोध गया में इसे क्या हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपका बोध गया में, ठीक है। इसके बाद वो जो बोधि वृक्ष था दोस्तों, उसी के नीचे, मतलब उसका नाम है बोधि वृक्ष। और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए दोस्तों वैशाली में, ठीक है, वैशाली नगर आए थे। और भगवान बुद्ध के प्रवाधीन से यहाँ पे आम्रपाली ने क्या किया था, बौद्ध मत का आलिंगन किया दोस्तों। इसके बाद राजगीर में जो है भगवान बुद्ध का ये निवास स्थान है। आपका राजगीर जो है वो भगवान बुद्ध का निवास स्थान था।
और भगवान बुद्ध जो है इसका निधन कब हुआ है दोस्तों, तो 483 ईस्वी में। ठीक है, 483 ईस्वी में आपका ये मर गया था, यानी कि उस समय जो शासन काल हुआ करता था वो अजातशत्रु। कौन था दोस्तों, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में जो है आपका राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था चंपारण में, बारडोली में, डांडी में या बड़ौदा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा चंपारण में। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन जो शुरुआत किया गया था वो आपका चंपारण में किया गया था दोस्तों। और चंपारण में कब किया गया था, तो 1917 में। ठीक है, ये आंदोलन कब किया गया था, 1917 में। और ये चंपारण जो आपका पड़ता है दोस्तों ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये चंपारण आपका जो है ये बिहार में पड़ता है। और गांधी जी ने सर्वप्रथम पहला सत्याग्रह जो चलाया था यहीं से चलाया था 1917 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, जापान, वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये भूमंडल में सबसे बड़ा अगर द्वीप देखा जाए तो आपका कौन सा है दोस्तों, तो आपका इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया जो आपका है दोस्तों ये लगभग कितना है, तो ये 3000 से अधिक द्वीप है यहाँ पे। कितना द्वीप है दोस्तों, 3000 से अधिक द्वीप है लगभग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश इनमें से कौन सा है, कनाडा, चीन, USA, रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस जो है ये विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा तो सबसे बड़ा देश तो आपका रूस हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,70,75,400 ठीक है किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है वहाँ का क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय है 1 मिनट, 50 सेकेंड, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, आपका जो राष्ट्रीय गीत है इस पर जो आप बजाने का जो मतलब समय है दोस्तों वो आपका क्या है, 20 सेकेंड। ठीक है, चूँकि आपको बता दें हम राष्ट्रीय गान का जो समय है दोस्तों ये 5 पद में आपका राष्ट्रीय गान है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की बात नहीं कर रहे हम, राष्ट्र गान की बात कर रहे हैं। ये 5 पद में है। ठीक है, 5 पद में है दोस्तों। और ये गाने का जो इसका समय है और इसमें पंक्तियाँ देखा जाए तो 13 पंक्तियाँ हैं दोस्तों। 5 पद 13 पंक्तियाँ हैं और इसका समय जो है वो 52 सेकेंड है। ठीक है, 52 सेकेंड है। लेकिन कि अगर कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रीय गान का जो धुन होता है दोस्तों, यानी कि उसे जो बजाया जाता है वो संक्षिप्त रूप में बजाया जाता है। और आपका क्वेश्चन जो है वही पूछ रहा है संक्षिप्त रूप। ठीक है, संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, तो संक्षिप्त रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड में किसी भी त्यौहार के अवसर पर बजा सकते हैं। लेकिन अगर हम गाएंगे दोस्तों राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, तो ये जो आपका हो जाएगा वो 52 सेकेंड। ठीक है, ये राष्ट्रगान का है दोस्तों। राष्ट्रगीत आपका जो है वो वंदे मातरम होता है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल ATM सेवा प्रदान करने के लिए प्रथम स्थान पाया है, HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ठीक है, ये कब आपका
ये हुआ है दोस्तों। तो इसका जो है आपका एटीएम का सेवा प्रदाता कब है, तो 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 2002 को, मतलब सबसे पहला एटीएम जो इन्होंने सेवा प्रदान किया था, मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने वाला प्रथम जो आपका है दोस्तों बैंक, वो आपका ICICI बैंक है। और ये जो शुरुआत किया था ये 12 दिसंबर 2002 को शुरुआत किया था दोस्तों। और कहाँ पे किया था, तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया था। और भारत का ये पहला मोबाइल एटीएम बैंक था दोस्तों, ठीक है। और यह जो है GPRS प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है बैंक के केंद्रीय डाटा बेस से जुड़ा हुआ था, जो कि वायरलेस मीडिया के माध्यम से क्या करता था दोस्तों, मोबाइल या लैपटॉप में वास्तविक समय का सूचना विनिमय को सक्षम बनाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर S राधाकृष्णन, VR गिरी, JS पाठक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। ये आपका कौन थे, उपराष्ट्रपति थे, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका पूरा नाम है दोस्तों। और ये उपराष्ट्रपति थे आपके। इसका कार्यकाल जो था वो था 1952 से 62 तक, ठीक है, 1962 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। और राष्ट्रपति के रूप में जो इन्होंने कार्यभार संभाला था दोस्तों, यह 13 मई 1962 को, ठीक है, 13 मई 1962 से 1967 तक, ठीक है, 1967 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और उपराष्ट्रपति के पद पर ये जो रहे थे दोस्तों आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1952 से लेकर के 62 तक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए। बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनायक पीठ में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महासंप्रदायों में बटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही कार्य आपका हो जाएगा, कौन सा कार्य हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति में दोस्तों तो यही वाला कार्य हुआ था, शिक्षा और संकलन और विनय पिटक वाला, ठीक है। और भगवान बुद्ध का मृत्यु तो आपको बता ही दिए दोस्तों 483 ईस्वी में। और राजगिरी में जो है सप्तकर्णी गुफा में प्रथम जो है ये बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे, तो राजगिरी में हुआ था दोस्तों, सप्तकर्णी गुफा में, ठीक है। महाकश्यप की अध्यक्षता में, अध्यक्ष जो इसका था दोस्तों ये महाकश्यप इसका अध्यक्षता किया था। और इससे संपन्न कराने वाला जो शासक था वो हर्यक वंश का आपका अजातशत्रु था, ठीक है, अजातशत्रु। अभी जस्ट बता चुके हैं दोस्तों इस प्रश्न को हम, अजातशत्रु था। और इस बौद्ध संगति में शिक्षा और सूत पीटक विनय पीटक पर जो है काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री थे फाहियान, ह्यूनसोंग, इतिसंग या वांगसंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ह्यूनसंग, ठीक है, ह्यूनसोंग। तो ये एक चीनी यात्री था दोस्तों। और ये आपको बता दें कि ये हर्षवर्धन के काल में आपका भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ जो थे यहाँ पे दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। और आपका जो बौद्ध ग्रंथ था यहाँ पे संग्रहालय नालंदा विश्वविद्यालय में, तो बौद्ध संग्रहालय करने के उद्देश्य में आया था। और ह्यूनसोंग को यात्रियों का क्या राजकुमार जो है ये नीति का पंडित एवं वर्तमान चाणक्य मुनि जो है इसे कहा जाता था दोस्तों, बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं खाली जगह के पास है, अजमेर, औरंगाबाद, पटना, जयपुर।
तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद जो आपका अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में लगभग ये 29 चट्टानों को जो है काट कर निर्मित किया हुआ एक स्मारक वाला गुफा है, जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। ये बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे चित्र आपको मिलता है, ठीक है। बौद्ध धर्म से यहाँ पे चित्र मिलता है दोस्तों, और जो कि आपका शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं यहाँ पे। और एलोरा की गुफाएं लगभग आपका 600 से 1000 ईस्वी के माने जाते हैं दोस्तों। इसमें बुद्ध आपको हम बता दें दोस्तों कि अजंता की गुफा में जो है ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्मों की यहाँ पे जो है कलाकृति मिलता है दोस्तों। और 100 से भी अधिक गुफाएं इस परिसर में हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। बिहार जो है ये मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जातियों के लिए अत्यंत कमज़ोर और वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु महादलित आयोग का गठन किया और इसके जो है विकास एवं उत्थान के लिए जो है कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया दोस्तों, जिसमें अति पिछड़ा जाति को पंचायत में क्या होगा 20% आपका आरक्षण मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया है बड़े शहरों में, नगर और छोटे शहरों में, केंद्र शासित प्रदेश में या राजधानी शहरों में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा नगर और छोटे शहरों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? यानी कि यहाँ पे कौन से अंग्रेज अधिकारी थे उस टाइम में कलकत्ता से जो आपका राजधानी दिल्ली ले गया था दोस्तों? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे इसी का शासनकाल था और इन्होंने ही आपका 1911 में, ठीक है, 1911 में कलकत्ता से लेकर के इन्होंने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो दिल्ली कर दिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, गांधी जी या लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने आपका स्वराज्य आंदोलन को सबसे पहले जो है ये शुरू किया था। आपके एनी बेसेंट के प्रयासों से आपका क्या हुआ था दोस्तों? होम रूल लीग का स्थापना किया गया, ठीक है। और एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र जो था इसका न्यू इंडिया ये समाचार पत्र जो था दोस्तों इसका कॉमनवेल्थ तथा बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी और मराठा द्वारा इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत में के संविधान की खाली जगह अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यानी कि राज्यसभा में जो राज्य के सीटों का जो वर्णन मिलता है दोस्तों वह किस अनुसूची में मिलता है ये बताना है आपको, 5वीं, 8वीं, 6ठी या 4थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 4थी अनुसूची में आपका जो है ये राज्यसभा में जो सीटों का राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से जो सीटों का बंटवारा है या आवंटन है इससे संबंधित आपका अनुसूची 4थी अनुसूची है दोस्तों। और सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की आबादी के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य में जितना पॉपुलेशन है दोस्तों उसी के आधार पर राज्यसभा की जो है वो सीटों मतलब सदस्यों का सीटों का निश्चय किया जाता है। और
इसमें आपके संविधान के जो अनुच्छेद 80, ठीक है, 80 में क्या है दोस्तों, तो राज्यसभा की अधिकतम शक्ति जो होगी वह 250 होगी, यानी कि अब 250 राज्यसभा सीट टोटल हो सकता है दोस्तों, जिसमें से आपको 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, नामित किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो भेजेंगे चुन के दोस्तों वो 12 सदस्य होंगे। और आपका 238 सदस्य जो होगा, 238 सदस्य ये राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा बैंक के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, शाखाओं का असीम विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्र में प्रवेश, बैंकिंग और कारोबार का संकेंद्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। ठीक है, आपका जो यहाँ पे बता दें इसका बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से कुछ नियम बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है, बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें आपका कुछ नियम दिया गया था, आपको जानना चाहिए। इसमें आपके हम 4 नियम बताते हैं दोस्तों। ये 4 नियम क्या क्या थे? लोगों की बचत, पहला नियम जो है लोगों की बचत को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाने का कोशिश करना दोस्तों, यानी कि लोगों का जो इनकम है उसे बढ़ाना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने के लिए, और उसका इनकम को बढ़ा के क्या करना, उसको और उत्पादक जो है बनाना दोस्तों। ठीक है, और दूसरा जो था कि आपका था आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को ख़त्म करके करने का लक्ष्य। ठीक है, यानी कि आर्थिक शक्ति जो पैसा कौड़ी में बहुत ज़्यादा धनवान या अमीर होता है दोस्तों, उसका जो है यहाँ पे ख़त्म करना उसको और कम करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट में है। और तीसरा पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र की और बैंक क्रेडिट के प्रवाह को विविधता देना, जिसमें कृषि और जो अन्य गतिविधि या लघु उद्योग या छोटे व्यवसाय हैं वो इसमें शामिल हो सके दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट है आपका। और चौथा पॉइंट जो है आपका वो गैर बैंक वाले क्षेत्र में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करना और आदि शाखाओं को यहाँ पे खोलना। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है? अनुच्छेद 38B, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 36। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 43A। ठीक है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत का सिद्धांत के लिए इसे जाना जाता है दोस्तों, 43A को। और ये जो है राज्य को उद्योग और अन्य उपकरण जो होता है उसका प्रवर्धन और श्रमिक की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करता है दोस्तों। ठीक है, नीति निर्देशक में। और आर्थिक न्याय के अर्थ में समाजवाद की प्रगति में यह एक क्या है दोस्तों, सकारात्मक पहल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिए हैं? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र या वन विज्ञान पुरस्कार, पर्यावरण के नायक। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। ठीक है, और ये कब से दिया जाता है दोस्तों, देखते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल्स। तो सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों ये जो है आपका 1987 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार को दिया जाता है दोस्तों। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो संगठन या व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में
आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया है या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए सुधार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं दोस्तों, उन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? लोधी गार्डन, सरखेज रोजा, इत्मादुल्ला का मकबरा या हुमायूं का मकबरा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सरखेज का रोजा। ठीक है, और ये आपका जो है स्थित वो अहमदाबाद में आपका मस्जिद और मकबरा परिसर सरखेज रोज को चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे, आपका क्या नाम था उसका, ले लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा नाम अजीब सा है, ले कार्बूसियर। ठीक है, ले कार्बूसियर। ले कार्बूसियर जो अहमदाबाद का आपका एक्रोपोलिस कहा जाता है इसको, और यह एक सूफी संत अहमद खट गंज बख्श की याद में बनाया गया था दोस्तों, जिसे अहमदाबाद के संरक्षक संत के रूप में जो है सम्मानित किया गया था। और ये सुल्तान अहमद शाह प्रथम के करीब दोस्त और आध्यात्मिक जो है वह सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? यानी कि वो जो 8 लोगों का उसके पास परिषद था दोस्तों, उसमें अमात्य का क्या भूमिका था? प्रमुख पुरोहित था, या सैन्य प्रशासन का प्रभारी था, या धार्मिक मामलों का प्रभारी था, या महालेखाकार था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा महालेखाकार। ठीक है, महालेखाकार था। क्या नाम था? अमात्य। ठीक है, और आपको बता दें ये अष्टप्रधान में अमात्य या मजूमदार ये किसके समतुल्य होता था दोस्तों? तो ये आपका वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री के समतुल्य होता था, और इनके पास जो है बही खाता मतलब लेखा जोखा रहता था। और ये आपका 1662 में नीलो सोनदेव को मजूमदार के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। नाम क्या है उसका? नीलो सोनदेव। ठीक है, नीलो सोनदेव मजूमदार के रूप में नियुक्त किया गया, और ये 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक समारोह जो था दोस्तों आपका में मजूमदार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अमात्य रखा गया। ठीक है, और रामचंद्र पंत अमात्य की उपाधि दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बड़गांव का एंग्लो मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1779, 1789, 1879, 1579 या 1679? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? आपका 1779। ठीक है, 1779 में आपका जो हुआ था वो क्या हुआ था? तो आपका बड़गांव की लड़ाई हुआ था, और ये प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का एक हिस्सा था दोस्तों, जो कि ये 12 से 13 जनवरी 1779 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में से जो है दोस्तों अंग्रेज को नुकसान हुआ, और 16 जनवरी ठीक है 16 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हुआ, और यह मराठों के लिए एक जीत का पैगाम था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल नीनो क्या है? यह अम्लीय वर्षा के कारण मृदा के pH मान में गंभीर गिरावट है, या यह एक प्रकार का वायु अपरदन है, यह प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असामान्य मौसम पैटर्न है, या अमेरिका के
में एक प्रकार का चक्रवात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा यह प्रशांत महासागर के गर्म होने से बना एक असामान्य मौसम पैटर्न है। ठीक है, अल नीनो क्या है? प्रशांत महासागर में गर्म होने से जो बना असामान्य मौसम पैटर्न है, ये आपका अल नीनो कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम आपका बोल सकते हैं जलवायु चक्र। ठीक है, जलवायु चक्र भी बोल सकते हैं इस पैटर्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारतीय संविधान में आपका ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची के प्रावधान को लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई जो अन्य विशेषताएं हैं दोस्तों वह प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यापार के बारे में प्रबंधन, ये सारे चीज़ आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की? गुरु रामदास, एन.डी. मजूमदार या फिरोज शाह मेहता, बाबा दयाल दास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबा दयाल दास। ठीक है, बाबा दयाल दास ने आपका निरंकारी आंदोलन का जो है वो स्थापना किया था। और ये जो थे पेशावर में एक सिख था दोस्तों और आधा हिंदू, आधा सिख और आधा हिंदू से संबंधित था। इसका मानना था कि ईश्वर निरंकार या निरंकार है दोस्तों, और उन्होंने ध्यान के महत्व पर भी बल दिया। और उत्तर पश्चिम पंजाब में जो है आपका पंजाब, ठीक है, पंजाब में उत्तराधिकारियों द्वारा दरबार सिंह और रत्ता जी के नेतृत्व का आंदोलन का क्या किया था? विस्तार किया था। ठीक है, बाबा दयाल दास ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? मल्लिकार्जुगिरी तेलंगाना, बेल्लोर तमिलनाडु, वाराणसी उत्तर प्रदेश या किशनगंज बिहार? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मल्लिकार्जुगिरी तेलंगाना। ठीक है, ये संसदीय क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है आपका तेलंगाना में पड़ता है, मल्लिकार्जुगिरी। ठीक है, और ये जो आपका है गठित कब हुआ है दोस्तों? तो 2002 में। ठीक है, 2002 में आपका सबसे बड़ा लोकसभा का ये सीट बना है। और इसकी परिसीमन सिफारिश के आधार पर जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की परिसीमा का क्रियान्वयन जो है ये जो लागू हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? तो 2008 में। ठीक है, ये अस्तित्व में ये निर्वाचन क्षेत्र आया। 2002 में इसे पारित किया, कानून मतलब लाया सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र के रूप में, और 2008 में इसे मान्यता भी मिल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की गई थी। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? गोपनीय नाथ बरदोलोई या के.एम. मुंशी, ए.वी. ठक्कर या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये आपका कार्य संचालन जो समिति था उसका अध्यक्ष थे दोस्तों आपका। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज पर प्रक्रियाविद और स्टाफ समिति और समिति के नियमों पर समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था दोस्तों। और जैसे कि अन्य समितियां थी, आपका व्यापार समिति का आदेश के.एम. मुंशी के पास था। और संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति था वो आपका जो थे वो जी.वी. मावलंकर। ठीक है, मावलंकर
के पास था और बहिष्कृत और आंशिक रूप से निकाले गए क्षेत्र असम में उन लोगों के अलावा उप समिति था दोस्तों। इसका A.V. ठक्कर था। ठीक है, A.V. ठक्कर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वैनामेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश या बैडमिंटन, गोल्फ या टेबल टेनिस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गोल्फ से। ठीक है, PS चैम्पियन गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता को प्रस्तुत वैनमेकर ट्रॉफी गोल्डन में सबसे बड़ी ट्रॉफी में से एक है दोस्तों। और ये ट्रॉफी जो एक सिल्वर कप होता है और इसका नाम रोडमैन वैनमेकर के नाम से ये जाना जाता है, जिन्होंने आपका 1900 में शुरुआत इसका अमेरिका के PGA को बनाने में मदद किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोलकाता की ब्लैक हॉल त्रासदी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? बहादुर शाह, मीर जाफ़र, मीर कासिम या सिराज उद्दौला? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिराज उद्दौला जो है दोस्तों, इसका ब्लैक हॉल के त्रासदी में आपका सिराज उद्दौला था दोस्तों। तो कलकत्ता में ब्लैक हॉल त्रासदी जो कलकत्ता में स्थित पुराना क्या है, ये फोर्ट विलियम में एक छोटे से काल क्वार्टरी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ब्लैक हॉल। और ये जो काल क्वार्टरी है आपका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सैनिक ने किले पर क्या किया था दोस्तों? कब्जा कर लिया और युद्ध में जो बंदी बनाकर जो इसमें बंद किया गया था दोस्तों, उसे 20 जून 1756 ईस्वी को घटी। इस घटना में क्या किया? 123 कैदियों की यहाँ पे मौत हो गई दोस्तों। ठीक है, 123 कैदियों की यहाँ पे मौत हो गई थी दम घुटने से या गर्मी, थकावट और कुचलने से हुआ था दोस्तों। इस घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को क्या किया था? एक अलग हवा दे दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन हेतु कदम उठाना चाहिए? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 34? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है दोस्तों, और इसमें ग्राम पंचायत को व्यवस्थित करने के लिए एक कदम उठाए जाएंगे और यह राज्य को ऐसी शक्ति और अधिकार के साथ जो है समर्थन करने के लिए कहता है जो उन्हें स्व सरकार के एक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको दिया जाता है दोस्तों। आपका तैयारी जो है वो इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, चाहे झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से जीके का पोर्शन जो है फुल्ली रूप से दिया जा रहा है, चाहे वह साइंस हो, कंप्यूटर हो या फिर आपका इंडियन जीके हो, झारखंड जीके हो। ये सारे वीडियो की आपको यहाँ से मिल रहा है दोस्तों। जीएस का पोर्शन जो है आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ज़रूर से इस चैनल के माध्यम से आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।